Welcome to Dr. Raj Purohit's Law Learning Lessons. Dear students, I am Dr. M.S. Raj Purohit, Principal Government Law College, Pali. Today we shall discuss about the acceptance and consideration. Acceptance means जिसको हम स्वीकृति कहते हैं. एंसन इसके बारे में कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट ए लाइटेड मैच एज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल, प्रस्ताव और स्वीकृति. प्रस्ताव तो जब प्रस्तावक किसी प्रस्ताव को देता है और वो स्वीकृतिकर्ता तक पहुंचता है तब जाके वो कंप्लीट होता है एज अगेंस्ट द प्रपोजल. स्वीकृति की स्थिति में क्या होता है कि स्वीकृतिकर्ता जो ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, तो प्रपोजर उससे बाइंड हो जाता है. लेकिन स्वीकृतिकर्ता जो होता है वह प्रस्ताव जब वो स्वीकृति तब तक प्रस्तावकर्ता के पास नहीं पहुंचती है, प्रपोजर के पास नहीं पहुंचती है, तब तक वो अगर रास्ते के अंदर है उस दौरान उस स्वीकृति को वापस ले लेता है. तो प्रपोजर के प्रयोजन के लिए यह माना जाता है कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर, जो ऑफर करने वाला जो है, ऑफर जो आया है, प्रस्ताव जो आया है, प्रस्ताव के प्रसंग में एक्सेप्टेंस उसी तरह की है जैसे तरह से एक लाइटेड मैच, मतलब जली हुई दियासलाई तीली जो होती है वो एक गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन के लिए होती है. इसलिए वो तो जो ही उसकी स्वीकृति मिलते ही वो तो इग्नाइट हो जाती है. लेकिन स्वीकृतिकर्ता के पास ऑप्शन होता है कि वो जब तक कम्युनिकेट जो है वो उसको जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो उसको वापस ले सकता है. तो कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है? कम्युनिकेशन वो अपने आचरण के द्वारा भी कर सकता है. लेकिन जैसा कि हम समझते हैं कि मौनम स्वीकृति बोधकम, केवल साइलेंस जो है वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी विधि की दृष्टि से. इसलिए साइलेंस को उसको आचरण के अंदर नहीं किया जाना चाहिए. लेकिन उस आचरण के तहत अगर वो कोई कार्य कर लेता है तो वो स्वीकृति मानी जाएगी. जैसे अभी मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको बताया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी वाले केस के अंदर कि उसने जो उसका जो जनरल प्रपोजल था उसके अनुसार उसने आचरण कर लिया, तो उस आचरण के द्वारा इसकी स्वीकृति मान ली गई और उसने उसके निर्देश जो उसने कहा मेरी इस तरीके से जो दवाई लेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, तो इस कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना गया उसको, और वो उस आचरण के द्वारा स्वीकृति की परिधि के अंदर आता है. दूसरा, कम्युनिकेशन जो है वो ऑफरर को हिमसेल्फ दे के भी किया जा सकता है. एंड कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ, वो एक्सेप्टर के द्वारा स्वयं के द्वारा भी किया जा सकता है. लेकिन कम्युनिकेशन कब जरूरी नहीं है? जैसा कि मैंने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के अंदर कहा कि उसका प्रस्ताव का भाषा कुछ ऐसी है कि वो जनरल प्रपोजल के तौर पे माना जाए, स्पेसिफिक के तौर पे नहीं हो गया, और इसी पर हो तो उसके अंदर व्यक्ति अगर उसके अनुसार आचरण भी कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसको अलग से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है. इसके अलावा ये माना जाता है कि प्रस्तावक ने जिस तरह से बात कही है और जिस तरीके में, जिस सलीके से, जिस मैनर में वो चाहता है स्वीकृति, उस मैनर में अगर मिले और उस मैनर में अगर दी जाती है तभी वह स्वीकृति मान्य होगी. और इस कारण से जो है ये कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन ए प्रेस्क्राइब मैनर, सो दैट शुड बी वॉट एवर द मेड मोड डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज, इट शुड बी ऑलवेज इन दैट मोड. एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसमें कोई शर्त वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिना शर्त के होनी चाहिए. और उसके अलावा एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन, उसमें जो कंडीशंस बताइए उस कंडीशंस की पालना की जाए और उसके साथ में कंसिडरेशन का भी, क्योंकि रेसिप्रोकल कंसिडरेशन होता है तभी जाके एग्रीमेंट कंप्लीट माना जाता है. इस कारण से जो है वो कंडीशन, रिसीविंग कंसिडरेशन की स्थिति भी उसके साथ होनी चाहिए. कंसिडरेशन के अंदर क्या होता है कि इट इज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर जो चाहता है उसके अनुसार कंसिडरेशन आना चाहिए. प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन कैन ऑफर द कंसिडरेशन. ही हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, क्योंकि प्रस्ताव के अंदर ये कहा जाता है कि आप ये कुछ कार्य करेंगे या कार्य से विरत रहेंगे, तो उसके अनुसरण में वो कार्य करता है या कार्य से विरत रहता है, तो वो स्थिति भी आनी चाहिए. और उसके अनुसार ही हैज डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, जिसको प्रस्ताव दिया गया है वो उसको
कार्य को करता है, कार्य नहीं करने से विरत रहता है, और प्रॉमिस टू डू या उसके अनुसार कार्य करने या कार्य से प्रवृत्त रहने के बारे में वो वचन देता है, he promised to do or abstain from doing something, and such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। और जो कार्य करने या कार्य से विरत रहने के बारे में जो किया जाता है और वो उसके अनुसार कार्य करता है, तो वो प्रॉमिस जो होगा वो कंसिडरेशन होगा, उस प्रॉमिस का, उस वचन का कंसिडरेशन हो जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि कंसिडरेशन मूल्य के अनुसार ही हो, मतलब यथा योग्य ही हो। कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरीली टू बी एडिक्वेट। ये नहीं कि अगर 10 लाख की वस्तु है तो उसका कंसिडरेशन 10 लाख ही दिया जाए तभी माना जाएगा, ये जरूरी नहीं। कि आवश्यक केवल ये है कि देयर मस्ट बी सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ। जो कंसिडरेशन दिया जाता है उस कंसिडरेशन का विधि की नज़र के अंदर कुछ मूल्य जरूर होना चाहिए। मूल्य पर्याप्त है कि नहीं है ये मायने नहीं रखता है। आप 1 करोड़ की वस्तु आप लाख रुपए में बेच सकते हैं, 1 रुपये में भी बेच सकते हैं, लेकिन वैल्यू होनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि वो पर्याप्त उसके बारे में है कि नहीं। फिर प्रॉमिसी एंड प्रॉमिसर की जब बात करें, वचनदाता और वचन ग्रहीता की जब बात करें, तो जो पर्सन व्यक्ति किसी प्रस्ताव को देता है, प्रस्ताव देने वाला पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। जो वचन ग्रहण करता है वो वचन ग्रहीता कहलाता है या प्रॉमिसी कहलाता है, और वचन देने वाला, प्रस्ताव देने वाला जो है वो प्रॉमिसर कहलाता है या वचनदाता कहलाता है। सेक्शन 2C के अंदर ये परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2D कंसिडरेशन यानी प्रतिफल की को परिभाषित करता है, और वो कहता है कि जब when at the desire of the promiser the promisee or any person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to do abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। मीन्स जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रॉमिस करने, मतलब प्रस्ताव कर्ता के इच्छा के अनुसार प्रस्ताव ग्रहीता के द्वारा कोई व्यक्ति को कुछ करने अथवा कुछ करने से विरत रहने के बारे में कहता है, या कुछ करता है या करने से विरत रहता है, या करने या न करने से विरत रहने के बारे में कुछ वचन देता है, तो इस प्रकार से वो करता या करने से प्रवृत्त रहने के बारे में जो वचन देता है या करता है, तो वो व्यक्ति वो उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। और 2E सेक्शन जो है, जो एग्रीमेंट को परिभाषित करता है, उसमें कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अर्थात कोई भी वचन अथवा वचनों का समुच्चय जिसके साथ में उन वचनों के लिए एक दूसरे के लिए प्रतिफल भी साथ में है, वो मिलके एक करार बनाएंगे। और करार जो होगा, 2 वचन या वचनों का समुच्चय है, तो प्रॉमिस फॉर विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जब वचन इस प्रकार के होंगे कि वो दोनों वचनकर्ताओं और वचनदाताओं के बीच में, दोनों के लिए अगर बीच में प्रतिफल होगा, तो इस प्रकार के वचन क्या कहलाएंगे? व्यतिकारी वचन कहलाएंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहलाएंगे। सेक्शन 2F इसके बारे में स्पष्ट करता है संविदा अधिनियम का। और इसी के आधार पे जब हमने पहले देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन एग्रीमेंट। मतलब अगर कोई भी करार जो है वो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है तो वो संविदा बन जाएगा। और संविदा के अंदर इसके साथ साथ सेक्शन 10 ये भी कहता है कि संविदा के अंदर जो है वो एग्रीमेंट क्या क्या होना चाहिए जिससे वो करार की शक्ल ले। वो कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressly declared to be void। मतलब क्या हुआ कि वो सभी करार संविदा होंगे यदि वह किसी स्वतंत्र सहमति से पक्षकारों के बीच में स्वतंत्र सहमति के द्वारा की गए हों, और जो करार किए जा रहे हैं उनको करार करने वाले पक्षकार जो हैं सक्षम पक्षकार हों, विधि के द्वारा जो उनके बीच में प्रतिफल जो तय हो रहा है वो प्रतिफल जो है विधिपूर्ण होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य से होना चाहिए, और किसी भी विधि के द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए, शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तब वो करार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसके अलावा अगर किसी विधि के अंदर जो भारत के अंदर प्रवर्तनीय है वह किसी चीज़ के बारे में एक्सप्रेसली
या कोई कौन रिक्वायर्ड करता है कि वो राइटिंग में होना चाहिए, एक विटनेस के प्रेजेंस में होना चाहिए, या कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए, तो वो अगर विधि है तो वो भी उसके साथ में होना आवश्यक है। अगर वो होता है तभी वो करार संविदा का रूप ले पाएगा। जैसे मान लो ये कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये कह दिया है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य का संपत्ति जो है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो रजिस्टर्ड होनी जरूरी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को मिला के अगर पढ़ें तो ये आता है कि कोई भी अमूर्त जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो 100 रुपये से अधिक कीमत की है तो वो बिना रजिस्ट्री के उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अगर मान लो रजिस्ट्री नहीं है तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। और उसमें जैसे कुछ के अंदर ये कहा कि आपको 2 विटनेस होने ज़रूरी है। अगर सेल डीड है या कुछ ट्रांसफ़र डीड है उसके अंदर 2 पक्ष गवाहों के दस्तखत होंगे, तो 2 गवाहों के अगर दस्तखत नहीं है तो नहीं होगा। इसी तरह से मान लो गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट डीड में ये कह दिया कि गिफ्ट डीड में उसकी सहमति जब तक नहीं होती, जो गिफ्ट देने वाला है लेने वाला है उसकी सहमति होती है तभी गिफ्ट डीड कंप्लीट होगा। तो उसकी सहमति अगर नहीं है तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा। इस तरह से अगर कोई विधि के द्वारा कोई भी उसके साथ कुछ कंडीशंस रखी गई हैं तो वो अगर कंडीशंस जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो करार पूरा नहीं होगा। इन सब से हम क्या नतीजा निकालते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी करार तो संविदा नहीं है, लेकिन सभी संविदाएं जो है वो करार है, क्योंकि जो संविदा एनफोर्सेबल बाय लॉ है नहीं है अगर तो वो संविदा करार का रूप नहीं ले पाएंगी। या अगर मान लो विधि के द्वारा उसको कहीं पे बाध्यता है, कहीं पे कुछ और कंडीशंस के अंदर फुलफिल अगर नहीं हो रही है तो वो करार की परिभाषा में तो आ जाएगा, लेकिन वो संविदा की परिभाषा में नहीं आएगा। इस प्रकार से ये हम कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर द पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।